सीटेट का एग्जाम दिसंबर 2022 में होने वाला है और इसके लिए जो हम लोग आज सबसे हमारा जो वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, जिसको कि कम से कम, अगर जिन लोगों के पास समय कम बचा है, जो लोग ज्यादा तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो कम से कम उतने टॉपिक्स को अगर वो कवर कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम निश्चित रूप से क्लियर कर ही पाएंगे। तो उसको हम लोग, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम लोग जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें मार्क्स कम से कम कितने आपके मार्क्स आ जाने चाहिए, तो आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि ठीक है, अगर जो लोग 130, 140, 145 मार्क्स लेकर के आते हैं, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है उसमें टोटल जो आपका मार्क्स है वो 150 है, यानी कि 150 में से आप जितना अधिक से अधिक लाते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो हमारे पास समय बचा है, लगभग 20 से 25 दिन का समय बचा है, तो उसमें से अगर आप कम से कम 90 भी लेके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और क्योंकि सीटेट का एग्जाम पहले 2 बार साल में होता था, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि साल में 1 बार सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसे में पूरे साल में जितनी भी वैकेंसी आती है, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आप उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम आपके पास इतनी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं और अगर कोई वैकेंसी आती है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाए। तो कम से कम कितना आपका मार्क्स आना चाहिए हर सब्जेक्ट में, ये पेपर 1 के लिए है। जो पेपर सीटेट का लेवल 1 है, पेपर 1 उसमें, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सीडीपी में कम से कम जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है उसमें से अगर आप 25 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, जो मैथ्स है उसमें से 15, ईवीएस में 20, इंग्लिश में 15 और हिंदी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि हिंदी को हम लोग ज्यादा समझ पाते हैं, समझ सकते हैं हिंदी भाषा को, तो उसमें 25 कम से कम आप ला ही सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो अभी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ सीटेट का, उतने टॉपिक्स को आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें जितना हमारे पास समय बचा है। मैं जितना बताऊंगी वो जितना हमारे पास समय बचा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो टॉपिक्स होगा, उसी में आपको उसको कवर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पेडागोजी है, यानी कि शिक्षण शास्त्र, सिखाने की, सीखने की विधि जो होती है, वो हमारे, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या ईवीएस, या जो पेपर, अगर मैं पेपर सेकेंड दूसरी पेपर की बात करूं तो उसमें जो हमारा एसएसटी है या सोशल साइंस एंड मैथ्स, इसमें भी जो पेडागोजी है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। मतलब कि पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें पेडागोजी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, तो इस पे भी आप लोगों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन सा है, और उसको ध्यान से समझिए, स्पेशली उस टॉपिक को देखिए और उसको किस तरह से हमें तैयार करना है उस चीज को सीखिए, समझिए, ताकि इस साल आपका सीटेट का एग्जाम है वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो सीटेट के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जो हमारे पास अभी समय बचा है, जितना लगभग 3 से 4 हफ्ते का समय हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि 20 से 25 दिन, तो इसमें तैयारी करके इतने कम समय में इस टॉपिक को पढ़ करके सीटेट को क्लियर किया जा सकता है। कम से कम 90 मार्क्स आप ला सकते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई माना जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला हमारा टॉपिक है सीटेट के लिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस हर सीटेट की हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसीलिए जो विकास, वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, उसमें से जो आपके पास नोट्स हों, ये एक ऐसी किताब जिसमें कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इसमें वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया हो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों ने कुछ महीनों से तैयारी की होगी सीटेट के लिए, जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उनको पढ़े होंगे वो लोग, तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो उसको रख दीजिए। जिन लोगों ने तैयारी कर ली है तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि उनको किस तरह से इसको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको अच्छे से ये चीज याद रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो समझ नहीं आता, भूल जाते हैं। इसीलिए इसको रिवाइज करिए। और जब से ये ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है सीटेट का, तो सिलेबस बिल्कुल वही है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको थोड़ा सा, उसका जो लेवल है वो हाई किया गया है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस पूछा जाता है,
कंटेंट वही है, सिलेबस वही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आपको मुश्किल बना करके उसको पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग डिटेल्स में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि आप उस क्वेश्चन को समझ के अच्छे से सॉल्व कर सके। दूसरा जो हमारा है पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। पियाजे का सिद्धांत क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है, तो इन थ्योरी को भी आप लोग अच्छे से पढ़िए। इनसे भी 4 से 5 क्वेश्चंस आप में इसमें से सीटेट में पूछे ही जाते हैं निश्चित रूप से। कई बार 2 करके 6 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। नहीं तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके बाद सीसीई यानी कि कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। इस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, तैयारी भी किए होंगे। तो सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, यानी कि पहले आप लोग जांच करेंगे कि बच्चों में ये जो सतत व्यापक मूल्यांकन है उसका क्या मतलब है, कि पहले जांच करना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसको पता करने के बाद आप उसका इलाज यानी कि ट्रीटमेंट हम बच्चों को देंगे और उस तरीके से पढ़ाएंगे कि बच्चों को समझ आए, बच्चे सीख सके चीजों को। तो वही सीसीई होता है। इसके बाद एनसीएफ 2005, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनसीएफ 2005 से बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस इसमें से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसीलिए एनसीएफ 2005 को आप लोग अच्छे से, बहुत ही बारीकी से इसको पढ़िए, समझिए। एनसीएफ 2005 पे अभी तक मेरा वीडियो नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका नोट्स बना के आप लोगों को वीडियो दे दूंगी 1 से 2 दिन में, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सके, सीख सके। कम से कम आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रहे कि एनसीएफ 2005 क्या है। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा है, किसी के लिए अलग से हमें क्लासरूम तैयार नहीं करना है, उनको अलग से शिक्षा नहीं देनी है। जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो जाति के रूप में हो, क्षेत्रीयता के आधार पे हो, चाहे उनकी शारीरिक रूप से कोई भी, चाहे वो शारीरिक रूप में किसी भी रूप से बच्चे भिन्न भिन्न पर्सनैलिटी के हों, तो हमें उन्हें अलग से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, चाहे वो शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो, हमें सबकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो एक साथ एक ही क्लासरूम में, एक कक्षा में करनी है। उसी को समावेशी यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा अगला है कि एनईपी 2020। एनईपी एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आजकल जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से निश्चित रूप से पूछे ही जा रहे हैं, क्योंकि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, शिक्षा की नीति है, हमारी पूरे देश की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इसी पे आके रुकी हुई है। क्योंकि पूरा का पूरा शिक्षा की व्यवस्था जो है, इसमें जो बातें कही गई हैं वो बदलाव लाया गया है। तो इसीलिए जो भी बदलाव आया है, तो इसमें से हो सकता है आपके 5, 10, 12, 15 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एनईपी को निश्चित रूप से इस चीज को समझिए, सीखिए। एनईपी के ऊपर मेरा वीडियो है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं, डिटेल्स में बताया गया है। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो इसके मुख्य बिंदुएं हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स को बताते हुए वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं इस पे भी आप लोगों को बना करके दे दूंगी। इसके बाद है हमारा मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोटिवेशन को लर्निंग से जोड़ते हुए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि लर्निंग की थ्योरी बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं, क्योंकि लर्निंग अपने आप में बहुत ज्यादा बहुत विस्तृत है, ये विशाल है, तो इसको इतने कम टाइम में नहीं समझा जा सकता है। लेकिन हम इसको पॉइंट में समझ के याद जरूर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं कि लर्निंग क्या है। जैसे कि थॉर्नडाइक की थ्योरी क्या है, लर्निंग के लिए उन्होंने क्या कहा है, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत है, पैवलव की थ्योरी क्या है, स्किनर की थ्योरी क्या है, और इससे उन्होंने अपने सिद्धांत को मोटिवेशन से कैसे जोड़ा है, लर्निंग मोटिवेशन को कैसे जोड़ा गया है, तो उस चीज को समझिए। अब इसके आगे जो हमारा इससे इतने हमने अपने टॉपिक को समझा, अगले टॉपिक को हम लोग समझते हैं कि अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि सीटेट के लिए इतने कम समय में हमें किस तरह से तैयारी करनी है,
तो उसमें है जो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका जो पेडागोजी का पार्ट है, जो शिक्षण शास्त्र है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीपी में हो, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का हो, चाहे वो जो हम भाषा का चयन करते हैं, 2 भाषा लैंग्वेज का, चाहे हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत हिंदी, उर्दू इंग्लिश उर्दू, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारा लैंग्वेज 1 है एंड लैंग्वेज 2, तो उसमें भी उसको ध्यान में रखते हुए भी ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और इसको किस तरह से तैयारी करनी है। जो सबसे पहला हमारा है लैंग्वेज एंड थॉट, यानी कि भाषा और विचार। तो इसमें भी आपको जो मेन भाषा के ऊपर जो सिद्धांत है, चाहे वो पियाजे का हो, वाइगोत्स्की का हो, चाहे वो चॉम्स्की का हो, जिन्होंने भी जो भाषा के लिए जो विचार रखे हैं, किस तरह से भाषा बच्चा जो है, बालक को भाषा को सीखता है, भाषा का अर्जन किस प्रकार करता है, तो वो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और वही चीजें आपको जो आपका पेडागोजी है उसमें उससे भी संबंधित है, इसलिए ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो लैंग्वेज लर्निंग है कि भाषा अधिगम और उसका अर्जन कैसे होता है। इसके बाद लैंग्वेज एंड स्किल्स, यानी कि भाषा के जो कौशल है वो क्या है, तो इसमें से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका जो लैंग्वेज 1 एंड 2 उसमें भी, चाहे वो जो भी भाषाएं हों, उसके स्किल्स में आपके पूछे जाते हैं। भाषा के कौशल कौन कौन से हैं, इसको LSRW 4 कौशल होते हैं भाषा के, 4 स्किल्स। LSRW इसको हिंदी में सुवोपाली कहते हैं, तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा है TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब क्लासरूम में आप शिक्षण करेंगे, जो भी शिक्षक है शिक्षण कराएगा बच्चों को, तो वो किस विधि से पढ़ाए ताकि बच्चे आसानी से उस कॉन्सेप्ट को सीख सके, तो उसके लिए TLM का जो हम प्रयोग करते हैं वो TLM कैसा होना चाहिए, तो वो TLM ऐसा हो कि बच्चों के सामने रियल लाइफ, रियल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता हो, ताकि बच्चों को लगे कि हम रियल उस सिचुएशन में हैं और बच्चा उस चीज को सीख सके। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर हम लाइट की थ्योरी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो लाइट की थ्योरी के लिए ऐसा नहीं कि हम किताब में जो लिखा है कि ये लाइन हम पढ़ के बच्चों ऐसा होता है, नहीं। उसके लिए आप जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो लेकर के क्लासरूम में आएंगे, या बच्चों से, एक बच्चे से आप ये लाइए वो लाइए, और जो रियल वस्तुएं हैं उस पे आप बच्चों को करके दिखाएंगे कि प्रकाश का सिद्धांत इस तरह से होता है, तो वो आपका TLM होता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, हर सब्जेक्ट को, जितने भी विषय हैं उनको जोड़ते हुए कैसे शिक्षण कराना है, कैसे वो विषय एक दूसरे से संबंधित है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं जो अभी मैंने बताए हैं, ये जितना आपके पास समय है उसमें अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ साथ जो आपका PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिए और इसको रिवाइज करिए। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अगर समय नहीं है तो कम से कम जितने टॉपिक अभी बताए गए हैं उस टॉपिक को आप लोग पढ़िए, समझिए और बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है और चीजें दिमाग से निकल जाती है। जब आप उस क्वेश्चंस को हल करने के लिए बैठते हैं, सॉल्व करने के लिए बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमें याद नहीं आता। इसीलिए उन चीजों को बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए। और जो PYQs है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको निश्चित रूप से सॉल्व करिए, ताकि आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लगे किस तरह से पूछा जाता है, और आपका जो प्रैक्टिस है वो भी बना रहे। क्योंकि सीटेट का जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो सेम है, अभी बदलाव नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें उस लेवल में बदलाव हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा रहा है। इसीलिए अगर आप बार बार इसको रिवाइज नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हो सकता है वहां जाकर के आपको याद ना रहे और गलती हो जाए। और इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस सेट कोई भी ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन इसको क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट का, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड करके उसको कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग बार बार इसको इन टॉपिक को पढ़िए और क्वेश्चन पेपर जो भी है उससे आप लोग रिवाइज करिए, रिवीजन करिए अच्छे से, ताकि आपका सीटेट आसानी से कम 90 मार्क्स के साथ ये क्लियर हो सके।
और इसके अलावा जो आपका रिवीजन है, जो आपका प्रैक्टिस है क्वेश्चन पेपर का, इसके अलावा जो इससे पहले मेरा वीडियो था कि आपको किस तरह से कुछ टैग वर्ड्स बताए गए थे कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से याद रखना है और किस तरह से आपको जो आपके ऑप्शंस होते हैं, जो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं ABCD, उसमें से किस तरह से आपको ऑप्शंस को रिजेक्ट करना है कि सही उत्तर तक पहुंचना है सिर्फ ऑप्शन को देख करके। तो वो भी आप लोग जितने भी ये टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करिए। और PYQ जो आपका प्रैक्टिस सेट है, आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर लेकर के जिसमें दिया हुआ होता है, उससे प्रैक्टिस करिए और इस चीज को सीखिए कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है, कौन 3 गलत हो सकता है। तो जब भी आप इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा हाई किया गया है, तो हो सकता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ के गए हैं, पता है, समझ है, लेकिन फिर भी जब जो क्वेश्चंस पूछा गया घुमा के, तो वो हमें समझ नहीं आता, हम फंस जाते हैं उसमें। तो कोई बात नहीं है, आपको ऑप्शन में देखना है कि 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट करना सीखिए कि क्या सही उत्तर हो सकता है। तो ये जो है वो आपका बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करिए, बनाइए, ताकि जो 3 है 3 को आप रिजेक्ट करके एक सही उत्तर को सिलेक्ट कर सके। और जो टैग वर्ड्स मैंने बताए कि किस तरह से हमें सिलेक्ट करना है पॉजिटिव वर्ड्स को, और जो नेगेटिव है उसमें किस तरह से कि जहाँ पे नॉट लिखा होता है, जहाँ पे ओनली लिखा होता है, एल्स लिखा होता है, इसके अलावा, तो उसमें क्या हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग सीख करके उसको सॉल्व करिए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, वो भी, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है और उनका सीटेट क्लियर हो सकता है इस साल, क्योंकि सीटेट का एग्जाम साल में एक बार ही हो रहा है। तो इसीलिए पूरे साल जो भी वैकेंसी आएंगी तो उनसे आप लोग पीछे ना रह जाएं। जो भी वैकेंसी आती है अप्लाई करके आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले सके, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी इससे, और भी स्टूडेंट इससे लाभ ले सकें। थैंक यू।